मैंने बड़ी मुश्किल से दुबई जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, मगर अचानक मेरी बीबी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया उसे कैंसर है और ऑपरेशन पर 10 लाख का खर्च आएगा। मैंने बीबी को घर छोड़ा और रात को चुपके से मुंबई निकल गया। मैंने सोचा अब बीबी मेरे किसी काम की नहीं रही। 5 साल बाद आऊँगा, बीबी और बच्चे मर गए होंगे। मैं दुबई में ऐश करता रहा। जब 5 साल बाद घर आया तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि अरे तू अभी तक यूं ही बिस्तर पर पड़ी है। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले गरम गरम रोटी तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा काम से घर आता हूँ, होटल से भी कुछ लेकर नहीं आता, और तू है कि तुझे मेरी फिक्र ही नहीं। जब देखो बिस्तर पर पड़ी रहती है। यह नहीं कि पति घर आ रहा है उसके लिए कुछ खाना ही बना दूं। अभिनय मेरे गुस्से से भरा हुआ उसके सर पर खड़ा था, मगर मनीषा को तो इस कदर तेज बुखार था कि वह अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा बुखार की शिद्दत से लाल हो रहा था और लब कप कपा रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। अभिनय के ठेकेदार ने बहुत बेइज्जती की थी और वह इधर उधर से ही बौखलाया हुआ घर में दाखिल हुआ था। एक तो इस कदर सर्दी गर्मी थी कि प्यास से उसकी बुरी हालत थी। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल रहा था। रास्ते में कोई रिक्शा भी नहीं पकड़ सकता था कि अगर रिक्शा ले लिया तो घर में लकड़ियां कैसे जलेंगे। जब तक घर पहुंचा, प्यास से बुरा हाल हो चुका था। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले आंगन में रखे हुए कच्चे मिट्टी के घड़ों को देखा। पास ही स्टील का ग्लास पड़ा हुआ था। उठकर फौरन घड़े को उल्टा किया था कि पानी पी सके, मगर यह क्या, घड़ा तो बिल्कुल खाली था। यह देखकर तो वह और तब चुका था। कैसी औरत थी यह मनीषा, जिसने अभी तक घड़ा ही नहीं भरा था। वह गुस्से से बिलबिला हुआ कमरे में दाखिल हुआ और जोर से गिलास फर्श पर दे मारा। बच्चे जो अम्मा के इर्द गिर्द बैठे थे सहम कर काँप उठे थे, जबकि मनीषा यूं ही बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी थी। पति की आवाज़ सुनकर तो उसका दिल भी दहल चुका था, मगर हिम्मत कहाँ थी कि कुछ बोल पाती। अभिनय उसे बातें सुनाए जा रहा था, उसे लापरवाह और कामचोर बीवी जैसे अल्फाज से नवाज रहा था, मगर वह तो जैसे बेहोश की हालत में यह सब कुछ सुनती जा रही थी। वह खुद ही आंगन में आया और नलके से पानी निकाल कर पीने लगा। अभी तक मनीषा अपने बिस्तर से नहीं उठी थी और यह बात उसे और आग बबूला कर रही थी। वह वहीं आंगन में खड़ा अपने सर पर ठंडा पानी डालते हुए चिल्लाया था। वह गाली देते हुए कहने लगा कि अगर अगले 1 मिनट में उठकर तूने मुझे खाना ना दिया तो देखना मैं तेरा हश्र क्या करता हूँ। अभिनव की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 9 साल थी, बाप की यह धमकी सुनकर रोने लगी थी। पहले तो बच्चों में इतनी हिम्मत ना थी कि वह बाप के सामने कुछ बोल सकते। एक माँ ही का उन्हें आसरा था। जब भी माँ बाप से लड़ता वो माँ के पीछे छुप जाया करते थे। फिर जब तक बाप सो न जाता वह जगह से हिलते भी न थे। पहली मर्तबा उसकी बड़ी बेटी तन्नू फौरन भागकर अपने बाप के पास आई और कहने लगी, पापा अम्मा को कुछ मत कहो, अम्मा ने कुछ नहीं किया, मैं रोटी बना कर देती हूँ। उन्हें बड़ा तेज बुखार है, सुबह से वह यूं ही लेटी है। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, नहीं पानी पिया है। आप अम्मा से गुस्सा न हो, उनके लिए कोई दवा ले आएं। यह सुनकर अभिनय ने घूर कर अपनी लड़की को देखा, कहने लगा, तेरी बड़ी जुबान चलने लग गई है।
तेरी माँ को कोई बुखार नहीं है, वो मौसमी बुखार है और इसको भी इसने सर पर सवार कर रखा है। अरे घर में करती क्या है, यह छोटा सा तो घर है, कच्चा आंगन है, इससे ने कभी झाड़ू तक नहीं लगाया, सारा वक्त घर में बैठी रहती है, एक खाना वक्त पर बना कर देना होता है, इस पर भी इसके इतने नखरे होते हैं। वह बोले जा रहा था जबकि तन्नू फौरन किचन में चली गई। देखा तो सिर्फ इतना ही आटा बचा था कि 2 रोटियां बन पाती। आज तक उसने रोटी नहीं बनाई थी, मगर आज बनाना ज़रूरी था, वरना उसका बाप फसाद खड़ा कर देता। छोटे छोटे पेड़े उठाए और रोटी बनाने लगी। रोटी तवे पर डाली तो उसे याद आया कि अभी तक तो उसने आग ही नहीं जलाई थी। बाहर अभिनव गुस्से से तन्नू पर चिल्लाया था कि मनहूस मारी तो भी अपनी माँ की तरह हर काम लेट ही करती है। अभी तक तुमने एक रोटी नहीं बनाई गई। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ, तुम लोगों के लिए सारा दिन बाहर जलता रहता हूँ और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकती। तन्नू की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने बनाई हुई कच्ची रोटी को दोबारा वापस प्लेट में रखा और लकड़ियों से आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था। आग जल नहीं रही थी, उल्टा धुआं ही धुआं हो रहा था। पूरा घर धुएं से भर गया तो अभिनव की आंखों से भी धुएं की कड़वाहट से पानी आ चुका था। वह गुस्से से भरे हुए शोर की तरफ किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही तन्नू को थप्पड़ मारने लगा। वह बेचारी उस जलते बुझते चूल्हे में ही जा गिरी थी। उसकी कमर और बाजू जल चुका था, मगर वह इसके बावजूद फौरन खुद को सहलाती हुई उठकर एक तरफ हो गई। अभिनव खुद ही लकड़ियों को जलाकर उस पर रोटी बनाने लगा और तन्नू को गालियां देते हुए कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से एक काम नहीं कर सकती, बस फरमाइशें करवा लो तुम लोगों से। तन्नू रोती हुई वापस अपनी माँ के पास आ गई और दबी दबी सिसकियों से रोने लगी। उसने छोटे उसके 3-4 बहन भाई उसके पास बैठे रो रहे थे, इसलिए छोटी 7 साल रमा ने जब उसके कंधे और कमर को जले हुए कपड़े देखे तो परेशान सी हो गई। जैसे ही अभिनव किचन से रोटी बनाकर बाहर आया और खुद मज़े से बैठकर खाने लगा, तब वह किचन में गई और घी लाकर तन्नू के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर बाद बड़ी मुश्किल से मनीषा धीमी आवाज़ में पानी मांगने लगी। तन्नू ने जब यह सुना तो उठकर बाहर गई और पानी लाकर माँ के लबों को लगाया। पानी पीकर मनीषा की थोड़ी बहुत ताकत मिली। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अभिनव खाना खाकर वहीं चारपाई पर लेट चुका था। उसके पास आधी रोटी बची पड़ी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, मगर माँ की यह हालत देखी तो बच्चों ने वह रोटी लाकर माँ को खिलाया शुरू कर दी। खाना खाकर मनीषा की आंखें कुछ खुली थी, बुखार का शिद्दत भी कुछ कम हुई थी, तो उसने तन्नू को एक नज़र देखा। उसका शरीर झुलसा हुआ था। उसने बच्चों से पूछा तो कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था बच्चे वह सब माँ को बताने लगी। मनीषा को तो गुस्सा आ चुका था। वह कहने लगी कि यह बाप है या हैवान, कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ यह सलूक नहीं करता। मुझ पर ना सही कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। मनीषा को बोलता सुनकर अभिनव एक मर्तबा फिर से चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और बच्चे एक तरफ बैठे रो रहे थे। अभिनव कहने लगा कि जब मुझे खाना बनाकर देने का वक्त था तब तो तू मरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद ही खाना बनाकर खा चुका हूँ और अब तू में जान आ गई है। मनीषा रोने लगी थी, कहने लगी तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? न जाने मुझे क्या होता जा रहा है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ना मेरी आंखें खुलती है और ना ही मुझे कोई काम होता है।
तुम मेरा इलाज करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे काम कर पाऊंगी। अभिनय खामोशी से वहाँ से निकल चुका था। उसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब था। बीवी बच्चों से तो उसे कोई मतलब ही न था। बच्चे पैदा करके तो जैसे उसने मनीषा पर कोई एहसान ही किया था। जो एक वक्त का खाना ला कर दे देता, उस पर भी वह उन्हें बातें सुनाया करता था और बच्चे रोते सिसकते हुए वह खाना खा लिया करते थे। मनीषा की तबीयत बेहद ख़राब हो रही थी। यह देखकर अभिनय को भी उस पर तरस आने लगा। एक रोज़ उसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ताकि पता तो चले कि आखिर तुम्हें कोई बीमारी है या तुम सिर्फ ड्रामेबाजी करती रहती हो। मनीषा का दिल कट कर रह चुका था। वह पति के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने जो हालत मनीषा की देखी और फिर कुछ सवाल करने के बाद कुछ टेस्ट लिखे तो उनकी रकम काफ़ी ज़्यादा थी। अभिनय ने तो हाथ उठा दिए थे। कहने लगा, मेरे पास इतनी रकम नहीं है जो मैं तुम्हारे ऊपर लगाता फिरूं। तुमने गले में जो सोने का लॉकेट पहन रखा है वही उतार कर दे दो, बेच कर तुम्हारा टेस्ट करवा लूँगा। वह लॉकेट मनीषा की मरी हुई माँ की निशानी थी, मगर अब क्या हो सकता था। वह अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए उसने वह लॉकेट उतार कर अपने पति को दे दिया, जिसे बेचकर मनीषा के टेस्ट करवाए गए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मनीषा घर पर ही मौजूद थी। अभिनय खुद ही मजदूरी करने के बाद डॉक्टर से रिपोर्ट लेने गया था। तब डॉक्टर ने जो बात उसे बताई वह सुनकर एक पल को शौक रह गया था। डॉक्टर कहा कि मनीषा को कैंसर है, आपको जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना होगा, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। तमाम हिदायत सुनने के बाद डॉक्टर ने उसे दवाइयों की पर्ची दे दी। वह सारी दवाई कम से कम 15 से 20 के दरमियान की थी। उसने डॉक्टर से दवाइयाँ की पर्ची ले ली और अस्पताल से बाहर निकल आया। एक पल को तो उसका वजूद कांप गया था। भले ही वह जरा गुस्से का तेज था और मनीषा को बातें सुनाया करता था, मगर जो भी था वह उसकी बीवी थी। जिंदगी के 11 साल उसने मनीषा के साथ गुजारे थे। शक्ल सूरत की भी बड़ी अच्छी थी, मगर जब से यह बीमारी लगी थी उसका रंग और खूबसूरती खत्म हो गई थी। वह काफ़ी कमज़ोर और हर वक्त बुझी बुझी से रहने लगी थी। पहले जैसी रौनक उसके चेहरे पर नहीं रही थी और वैसे भी जिस गरीबी की चक्की में पीस रहे थे, ऐसी हालत में वजह किसे प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक याद रहता है। बहरहाल डॉक्टर ने जो इलाज का बिल बना कर दिया था, अगर अभिनव अपने घर को बेच देता, अपनी सारी जमा पूंजी बीबी का जेवर तक लगा देता, फिर भी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता था। दवाइयों के खर्च अलग थे। यह सोच सोचकर अभिनव एक नतीजे पर पहुंचा। उसने रिपोर्ट को रास्ते में फाड़ कर फेंक दिया और खुद घर चला आया। घर आया तो मनीषा उसी के इंतज़ार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी तो उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। अभिनय घर आया तो मनीषा ने सबसे पहले उसे गर्मा गर्म खाना खिला दिया और कहने लगी कि घर का सौदा खत्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना। अभिनय खामोशी से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब अभिनय कुछ ना बोला तो मनीषा खुद ही कहने लगी कि आज मेरी रिपोर्ट आनी थी, क्या आया है उन रिपोर्ट में, या तुम अस्पताल गए ही नहीं। यह सुनकर उसने एक नज़र मनीषा को देखा और कहने लगा, तू मुझे सुकून से रोटी खाने देगी या नहीं। घर आते ही सवाल करना शुरू कर देती है। अभी मैं खाना खा रहा हूँ। मनीषा की जुबान पर तो वहीं ताला लग चुका था। वह खामोशी से उसके पास बैठी अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे, इसी इंतज़ार में थे कि पापा खाना खाकर जो बचाएंगे वह हम अम्मा के साथ मिलकर खा लेंगे। मगर तभी खाना ख़त्म करने के बाद अभिनय कहने लगा कि डॉक्टर ने कहा है कि तुझे मलेरिया हो गया
है, यह छोटी सी शीशी तुझे पीने को दी है। वह कह रहा था कि एक ही सांस में बगैर पानी के पी लेना, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मनीषा ने भी सुख का सांस लिया था कि शुक्र है कोई भी बड़ी बीमारी नहीं निकली। अभिनय ने अपनी जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और निकाल कर मनीषा को दे दी और कहा कि यह पी लेना। उसने भी खामोशी से सर हिलाया। कई रोज से अभिनय अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दुबई जाने के चक्करों में था। किसी ने उसे बताया था कि एक एजेंट दुबई में मजदूरों को भेज रहा है, वहां पर बहुत काम है और उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक मनीषा को कुछ नहीं बताया था, यही सोचा था पूरा हो जाएगा तभी बीवी को बताएगा। मगर अब जब उसने मनीषा की इस बीमारी के बारे में सुना तो उसने ना बताने का फैसला तक कर लिया। उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब उसने अपने दोस्त के पास रखवा दी थी और जो भी कमा रहा था उसमें से ज़्यादातर रकम अपने दोस्त के पास ही रखवाता रहा ताकि दुबई जाने के लिए कुछ रकम अपने पास रख सके। उसका टिकट और वीज़ा दोनों ही फ्री थे। एक शाम जब वह परेशान हाल में था अपने दोस्त के यहाँ गया तो वहीं से एक खुशखबरी मिली कि उसकी नौकरी दुबई में लग चुकी है और अब कुछ रोज बाद उसे दुबई जाना है। यह सुनकर अभिनय की खुशी की कोई इंतहा न रही। घर में राशन खत्म था। उसने मनीषा को थोड़ा बहुत राशन लाकर दिया था। कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम इसी पर ही गुजारा करोगी। मजबूरन मनीषा भी चुप हो जाती कि पति के पास जब रकम नहीं है तो भला क्यों अपने पति को तंग करती रहे। वह खुद भूखी रह लेती और अपने बच्चों को आधी आधी रोटी करके खाने को दे दिया करती थी ताकि वह भूखे ना रह सके। एक रोज़ सुबह सुबह अभिनय उठा। वह बड़ी ही खुश था। कपड़े पहनने तैयार हुआ। मनीषा उसे गौर से देख रही थी। कहने लगा, क्या बात है अभिनव, आज तुम बड़े तैयार हो रहे हो, ऐसे तो तुम कभी शादी पर भी तैयार नहीं होते। यह सुनकर अभिनय कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है इसलिए हम दावत खाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। मनीषा खुश हो गई। फिर कहने लगी कि मेरे और बच्चों की तरफ भी ध्यान कर लेना। घर में राशन बिल्कुल खत्म है। राशन लाओगे तो ही हम पेट भर खाना खा सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात भूखे सो जाएं। यह सुनकर अभिनव कहने लगा कि फिक्र ना कर, मैं आज राशन लेकर आऊँगा। यह सुनकर मनीषा इम्तिहान हो गई मगर न जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। बहरहाल अभिनव ने एक नज़र मनीषा पर डाली, फिर बच्चों को देखा तो घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे यही समझ रहे थे कि वह मजदूरी करने गया है। मनीषा को भी यही अंदाजा था कि पति शाम को राशन ले आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका पति तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दुबई जा चुका है। मगर उधर रात हो चुकी थी। अभिनय अपने दोस्तों के साथ दुबई जा चुका था मगर रात हो चुकी थी। अंधेरा फैल रहा था और अभिनय अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार अम्मा से सवाल करती, पापा कहाँ रह गए हैं, पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगता, सूरज ढलने से पहले आ जाया करता था। मनीषा भी परेशान थी। तबीयत के उसकी बड़ी खराब हो रही थी। बार बार खांसते हुए वह गली से बाहर झांक कर देखती। उसके साथ काम करने वाले सभी मजदूर जो इस गांव में रहते थे वह तो वापस आ चुके थे, मगर आज ना जाने अभिनय कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर नहीं थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूख से सो गए जबकि मनीषा के जहन में कई सवाल उठ रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अभिनय घर ना आया हो। पहले तो उसे परेशानी हुई कि कहीं अभिनय को कोई नुकसान न पहुंचा हो, मगर जब उसने पड़ोस के संतोष भाई से पूछा कि अभिनय कहाँ है, वह काम से घर वापस नहीं आया, तो वह कहने लगा, पता नहीं, वह तो कल भी काम पर नहीं आया था, बल्कि वह तो काम छोड़कर जा चुका है। वह कह रहा था कि मुझे एक और जगह काम मिल गया है। यह सुनकर
मनीषा के हाथ पाँव फूल गए थे। आखिर उसका पति कहाँ जा सकता है। बच्चे भूख से भी लख रहे थे। उसने पड़ोस के बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा तो पड़ोस की औरत ने उसे खाने के लिए कुछ दे दिया। उसने थोड़ा बहुत खुद खाया और बाकी अपने बच्चों में बांट दिया। मगर उसे परेशानी हो रही थी कि आखिर अभिनय कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुबई में अभिनय की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वह तो वहाँ पर मजदूरी कर रहा था। वहाँ पर उसे कम मेहनत पर ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। वह खुश था। उसके पास अच्छी खासी रकम आ रही थी। जबकि यहाँ के बच्चे भूख से भी लख रहे थे। बच्चों के भूख से यह हालत हो गई कि पड़ोस के जिस घर में भी खाने की खुशबू आती वह उस घर में झांकने लगते कि शायद ही किसी को उनकी शक्लों पर रहम आ जाए और तरस खाकर वह कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ लोगों को उन बच्चों के मैले फटे कपड़े देखकर तरस आ जाता। वह उनको खाने के लिए कुछ दे देते, वरना उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। फिर एक दिन मनीषा को उसके पति के दोस्त ने बताया कि उसका पति दुबई जा चुका है और वहाँ पर अच्छी नौकरी कर रहा है। बीवी बच्चों से तो उसने हर ताल्लुक ही तोड़ दिया था और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर मनीषा बहुत रोई थी कि उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे कैंसर था, यह बात तो अभी उसे मालूम ही नहीं थी। उसे अपने बच्चों का फ्यूचर नज़र आने लगा था। भला वह अकेले अपने बच्चों का पेट कैसे पाल सकती थी, कैसे उनकी जिम्मेदारियां उठा सकेगी। उसे अपने पति से नफरत महसूस हो रहे थे। वक्त गुजरता गया और 5 साल पूरे हो गए। दुबई में अभिनय अपने बच्चों को भूल चुका था। उसने सोचा था जब घर जाऊंगा बीवी बच्चे मर गए होंगे और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। 5 साल पूरे हो गए तो उसके बॉस ने पुराने वर्कर को शक की बुनियाद पर निकाल दिया, जिसमें अभिनय भी शामिल था। उसके जहन में मनीषा का चेहरा आने लगा था। अब तक तो मनीषा मर चुकी होगी और न जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं। बहरहाल उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह 5 साल बाद इंडिया लौटा तो सीधे अपने घर आ गया, मगर वहाँ उसे जो मंजर दिखाई दिया उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुके थे। क्या यह उसका घर था? उसका घर तो कच्चे मिट्टी वाला था, मगर यहाँ तो फर्श पर मार्बल लगी हुई थी। सामने पड़ा ही खूबसूरत फूल और पौधे से सजा आंगन था। सामने बहुत मशीनें पड़ी थी। हर मशीन के आगे कुर्सी पड़ी थी। वहाँ पर गांव के 15 से 20 बच्चियाँ बैठी हुई सिलाई सीख रही थी। सामने कुर्सी पर मनीषा बैठ सबको सलाह दे रही थी, जबकि वहीं बैठक में एक तरफ कालीन पर कुछ लड़कियाँ बैठे सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी। मनीषा जवान बच्चों में मगन थी। दरवाजे पर खड़े अपने पति को देखा तो पल के झुपकाना ही भूल गई थी। अभिनय चलता हुआ मनीषा के पास आया और कहने लगा कि मनीषा तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं। तुम्हें तो कैंसर था। मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी होगी। अगले ही पल झन्नाटेदार थप्पड़ अभिनय के चेहरे पर लग चुका था। गांव की सारी लड़कियां उस तरफ देखने लगी थी। मनीषा कहने लगी क्यों आए हो? तुम वापस दफा हो जाओ। इस घर से तुम मर्द नहीं हो बल्कि नामर्द हो और अब दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमसे। अभिनय तो बौखला चुका था। क्या वह वही मनीषा की बीमारी थी जिसे वह बीमारी की हालत में छोड़कर गया था? बीवी को इस हाल में देखकर उसे परेशानी सी होने लगी थी। वह बीवी से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि मेरी बात सुनो तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं तो तुम लोगों के लिए बाहर गया था। मगर मनीषा ने हाथ उठाकर चुप करवा दिया। कहने लगे कि मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारे जैसे से कोई वास्ता नहीं है। उनके घर से शोर की आवाज़ें सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। जब अभिनय को वहां से देखा तो हर कोई अभिनय का लान तान करने लगा और धक्के देकर उसे गांव से बाहर निकालने लगा। सब कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने मनीषा को दोबारा डराने धमकाने या उसके घर में दाखिल होने की कोशिश भी की। अभिनय तो घर
सर पकड़कर बैठ चुका था। अब गांव वालों से पता चला कि उसके जाने के बाद मनीषा ने अपने बच्चों की खातिर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। वह इस कदर अच्छी सिलाई करती कि गांव की लड़कियां उसके पास कपड़े सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगी। और फिर देखते ही देखते एक कपड़े सिलाई वाली कंपनी की मैडम उसके पास आई और उसे अपनी कंपनी में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। वह हफ्ते के 6 दिन वहाँ पर सिखाती और फिर रविवार वाले दिन गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती है। उसके बच्चे बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। रही बात मनीषा के कैंसर की, तो खुद ब खुद ही उसके जिस्म से ख़त्म हो चुका था। जिस कदर भूख और तकलीफ़ उसने काटी थी, उसके जिस्म में मौजूद कैंसर के सारे असर खुद ही खत्म हो चुके थे। उसके बच्चों ने झोलियां उठा उठा कर अपनी माँ को दुआएं दी थी और भगवान उसकी तकलीफ़ को सेहत में बदल दिया था। और अब अभिनय पछता रहा था। दोबारा दुबई जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि उसकी नौकरी खत्म हो चुकी थी। वह अक्सर काम में हेरा फेरी किया करता था, जिसके बारे में बॉस को पता चल गया था और वह बीवी बच्चों से भी और दुबई की नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। तो कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।